चलिए, कल चल रहे थे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ओर। यूनिट फर्स्ट नोट्स पहुंच गए होंगे कल सबके पास। इस यूनिट के नोट्स पढ़ते जाइएगा साथ के साथ, और जो डेरिवेशन कराऊं वो कॉपी में मेरे साथ नोट करेंगे आप लोग। ध्यान रखना, डेरिवेशन खुद से करने हैं। वहां सिर्फ एक बैकअप रखा हुआ है कि आपके पास नोट्स तैयार मिल जाए, लेकिन इसके डेरिवेशंस आप अपने हाथ से मेरे साथ साथ करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए, ठीक है। तो कल मैं बात कर रही थी आपसे, थोड़ा बहुत मैंने इस कृष्णिका विकिरण के बारे में बताया था। मैंने कहा था ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसकी आंतरिक परतों को काला रंग दिया जाता है। इसमें एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र है, कहीं भी लगा दो, ये जैसे एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, यानी कि कृष्णिका विकिरण जो है उसके बारे में ये कहा गया कि एक्चुअली में आप जब व्याख्या कर रहे होते हो किसी भी चीज की, तो मैंने कल कहा था कि इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था। इन्होंने कहा, मैक्सवेल ने, कि जब कोई एक ठोस काला पदार्थ जिसमें एक छोटा सा छिद्र निहित होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसकी आंतरिक दीवारों को काला पेंट कर देते हैं इस तरीके से। जैसे इस पर ताप डाला जाता है, यानी कि इस छोटे से होल में से होकर ताप डाला जाएगा, तो ये वस्तु गर्म होना स्टार्ट हो। अरे ऐसे कुछ होगा ना, ये ऐसे कुछ है, ये बर्नर है, ठीक है ना। बर्नर से टेम्परेचर जा रहा है। अब जैसे ही बर्नर से टेम्परेचर आप इसे दोगे तो ये गर्म होना स्टार्ट होगा। ये जैसे जैसे गर्म होना स्टार्ट होगा, तो ये क्या होंगे, स्टार्टिंग में जो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में इससे क्या बनेंगे, इससे स्पेक्ट्रम बनेंगे। मैंने बोला था कि ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी, और उस ऊष्मा जो निकलेगी वो उसे विकिरण कहते हो आप। तो होगा क्या, तो उससे स्पेक्ट्रम बनेगा। ये स्पेक्ट्रम आईआर फील्ड में होता है। कौन से में? इंफ्रारेड फील्ड में होता है, जब ताप निम्नतम क्षेत्र में होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वस्तु दृश्य क्षेत्र में जाती जाएगी, स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में बनने लगेंगे। और अगर दृश्य क्षेत्र में बनने लगेंगे तो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी, नहीं लगेगी क्या? तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे ताप देते हो तो वस्तु स्टार्टिंग में नीली होती है, फिर उसके बाद में लाल हो जाएगी, और सबसे अंत में सफेद कलर की दिखाई देती है। इस सफेद कलर का दिखाई देना हमें ये बताता है कि ये दृश्य क्षेत्र में पहुंच चुकी है। होगा क्या, कृष्णिका विकिरण पर जैसे टेम्परेचर डालोगे आप, जैसे ताप डालोगे, तो तीन तरीके से ताप का इस तरीके से उत्सर्जन होने लगेगा। पहला तो ये कि हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो पारगमित हो जाए, इस कृष्णिका विकिरण से बाहर निकल जाए। एक तो ये है, एक ये है कि पारगमित हो, और एक ये है कि परावर्तित हो जाए। एक ट्रांसमिटेड, एक रिफ्लेक्टेड। परावर्तित का मतलब ये है कि ये जैसे पदार्थ रखा हुआ है मेरे पास, यहां से मैंने इसको ताप देना प्रारंभ किया, एक तो ये लाइन चली गई, एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन इसमें से अंदर घुस जाएगी। जो ये लाइन है ये कहलाती है पारगमित होना, ये वाली लाइन कहलाती है परावर्तित होना, रिफ्लेक्टेड होगी। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप इस पर डालोगे, रेज डालोगे, जैसे जैसे करके टेम्परेचर इसको डाला जाएगा इस कृष्णिका विकिरण पर, तो कुछ तो ये होगा कि ये ट्रांसमिटेड हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, और कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं किसके अंदर, जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत केवल और केवल किसका एब्जॉर्प्शन का फर्क पड़ता है, कि ये कृष्णिका विकिरण कोई पदार्थ कितने ताप को अवशोषित करता है। तो ध्यान रखना, कृष्णिका विकिरण एक ऐसा पिंड है जो 100% अवशोषक है। 100% अवशोषक का मतलब समझ रहे हो? 100% एब्जॉर्प्शन पावर का मतलब देखो क्या है, कि आपने जितना टेम्परेचर उसे दिया
उसने ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि ना तो वो ट्रांसमिटेड हुआ और ना ही रिफ्लेक्टेड हुआ। तो अगर वो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ तो वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है, यानी कि ऐसा कोई तंत्र बनाना क्या संभव है जो 100% एब्जॉर्ब कर सके टेम्परेचर को। इसलिए इसकी कल्पना की जाती है, इसलिए इसको काल्पनिक पिंड कहा जाता है। यानी कि परिभाषा की बात करूं तो एक ऐसा काल्पनिक पिंड जिसकी अवशोषकता 100% होगी, जिसकी अवशोषकता 100% होगी, वो क्या कहलाएगा? कृष्णिका विकिरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कृष्णिका विकिरण। ये जो छेद होता है, ये जो व्यास है, इस व्यास का आधा कर दो, उसका भी 20वां भाग है, यानी कि बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना, कोई पिंड जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा है कि जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा। अरे मैं वो कह रही हूं, आपको मैंने सोच के देखना, एक कल्पना करके देखते हैं। मैं हूं, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया, मैंने आपको बहुत तेज गुस्सा दिला दिया किसी बात को, मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तू ऐसा है, तू पढ़ता लिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसे ऐसे गुस्सा दिला दिया। आपने उसे एब्जॉर्ब किया, अंदर एब्जॉर्ब किया। जैसे आप कोई मूवी देख कर आए, जैसे अभी नॉर्मल कोई भी पिक्चर चल रही है, कोई बढ़िया जो एक अच्छी सी ऐसी है जो आपको क्या कर रही है, आपको एक मोटिवेट कर रही है। तो आपने क्या किया, उस पिक्चर को देख के आए, जैसे कोई भी एक सनी देओल की मूवी देख के आए हो आप, कोई बढ़िया माँ तुझे सलाम जैसी कुछ पिक्चर है, आओगे घर पे यार, क्या एकदम से रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। मूवी के अंदर बाहुबली देखी, मन में ऐसा आ जाता है तू जा लड़ ले। सेना की कोई पिक्चर देखी, आर्मी में जा, आर्मी पे जा लड़, वहां पे कारगिल में चले जा लड़ ले। ये मन में क्या हुआ, आपके मन में एब्जॉर्प्शन हुआ किस मूवी का, ठीक है। अब आप उसको कितना अप्लाई कर पाए वो उत्सर्जन है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने आपको गुस्सा दिलाया तो उस गुस्से का पढ़ाई पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर में इतना एब्जॉर्ब करके जा रहे हो, पेपर में कितना लिख पा रहे हो, वो उत्सर्जन है। तो ध्यान रखना, कृष्णिका विकिरण एक ऐसा काल्पनिक पिंड है कि जितना आप उसे एब्जॉर्प्शन कराओगे वो उतना ही उत्सर्जित कर देगा। यानी कि टेम्परेचर का 0.0000000% भी बाहर नहीं जाएगा, यानी कि सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि कृष्णिका विकिरण एक ऐसा काल्पनिक पिंड होता है जिसकी अवशोषकता का मान इकाई होगा। इकाई का मतलब समझ जाना, कहने का मतलब क्या है कि जिसकी अवशोषकता और उत्सर्जकता बराबर हो, अवशोषकता बराबर उत्सर्जकता, उत्सर्जित क्षमता, तो अवशोषकता बटे उत्सर्जित क्षमता बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि कृष्णिका विकिरण की अवशोषण क्षमता का मान क्या होगा, इकाई होगा। और कृष्णिका विकिरण एक ऐसा काल्पनिक पिंड है जिसकी अवशोषकता का मान इकाई होता है। कृष्णिका विकिरण एक ऐसा पिंड है जिसकी जितनी अच्छी, यानी कि जितना अवशोषक को करता है किसी टेम्परेचर को, उतना ही उत्सर्जित भी कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब समझना, मैं क्या कह रही हूं कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने इस काल्पनिक पिंड को टेम्परेचर दिया, तो प्रति इकाई समय में वो कितने विकिरण उत्सर्जित करेगा, प्रति इकाई समय में कितने विकिरण उत्सर्जित करेगा, वह उस काल्पनिक पिंड की या कृष्णिका विकिरण की उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। नहीं कहलाएगी क्या, बताओ? प्रति इकाई समय में जितना विकिरण वो उत्सर्जित कर दे, वो उस कृष्णिका विकिरण की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है कि नहीं कहलाती है, बताओ? तो इसके ऊपर, कृष्णिका विकिरण के ऊपर किरचॉफ ने अपना एक बहुत ही फेवरेट नियम दिया। उन्होंने कहा कि किसी कृष्णिका विकिरण की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का मान हमेशा इकाई होता है या स्थिर होता है। इन्होंने कहा कि किसी काल्पनिक पिंड जैसी कृष्णिका विकिरण की अवशोषकता नीचे आएगा, जितना अवशोषित करेगा उतने उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का अनुपात इकाई स्थिर होता है। इसे क्या कहते हो, किरचॉफ का नियम। इसे क्या कहते हो, कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी कृष्णिका विकिरण के लिए, केवल कृष्णिका विकिरण की बात कर रही हूं मैं,
और किसी चीज की बात नहीं कर रही हूं। उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का मान क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस नियम को किरचॉफ रूल कहा जाता है। किरचॉफ रूल, ठीक है। क्या कहते हो इसे? किरचॉफ रूल। इसके बाद में कुछ नियम दिए गए हैं सिंपल सिंपल से, उन नियमों की चर्चा करेंगे हम। उन नियमों के बारे में आपके उसमें लिखा हुआ है, नोट्स में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। कौन सा नियम? स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन, पहला ये लिखा हुआ है नोट्स में, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। इन्होंने कहा, 1879 में दिया गया था इसे, 1879। इन्होंने कहा कि किसी कृष्णिका विकिरण से प्रति इकाई समय में उत्सर्जन क्षमता E, प्रति इकाई समय में उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चौथे घात के समानुपाती होती है। रटना नहीं है, रट लिया तो बड़े फंस जाओगे। रटना कुछ भी नहीं है, ये याद रखेंगे बस। ये याद रखना है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये क्या है? हमेशा कैपिटल E का मतलब होगा प्रति इकाई समय में कृष्णिका विकिरण के द्वारा उत्सर्जित क्षमता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप पेपर में कुछ पढ़कर गए, आपने 5 यूनिट पढ़ ली, ठीक है ना। जब तक पढ़ी तब तक आपने उसे अवशोषित किया है, ग्रहण किया। अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, और उत्सर्जन का मतलब होता है त्यागना। मैंने क्या बोला कि जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो उसे उत्सर्जित करने का समय आया कि नहीं आया? यानी कि अब जो जितना ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान को कॉपियों पर उकेरना है अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। तो फिर कहने का मतलब क्या है? तो अगर आप एक कृष्णिका विकिरण हो तो जितना एब्जॉर्ब किया है उतना ही पेपर में मार्क्स ला के दिखाओ मुझे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपकी परसेंट 100% बननी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है दुनिया में, कभी 100% बनती देखी है, इसलिए आपको एक ऐसे बच्चे को काल्पनिक बच्चा कहा जाएगा कि हाँ भाई वो जो पूरा पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है, जितना याद कर रहा है उतना वो बोल पा रहा है, तो वो तो हो गई अवशोषकता। अब लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर इस नियम को वेरिएट कर जाएगी कोई चीज। ऑब्वियस सी बात है, कृष्णिका विकिरण जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक पिंड की तुलना की है। तो काल्पनिक पिंड के हिसाब से बोला है कि अब इसके नियम ऐसे ना लग के ऐसे लगेंगे। तो स्टीफन ने पहला नियम दे दिया। कैसे कह रहा है तू? ये कैसे कह रहा है तू? भाई ठीक है कि हाँ भाई जितनी अवशोषकता है उतनी उत्सर्जनता है, ऐसे किसने कह दिया? कोई ऐसा पिंड ला के दिखा दे, ला मुझे, ला दिखा दे मुझे। ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर मैंने ताप दिया तो कुछ ताप बाहर नहीं निकलेगा, कि पूरा का पूरा मिल जाएगा? न्यूटन की गति के नियम और सब फेल कर दिए इसने, तो ये कैसे हो गया? फिर कहा ठीक है, तो इसके आधार पर कुछ नियम दिए, उन नियमों को पढ़ रही हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि प्रति इकाई समय में उत्सर्जन क्षमता मतलब कितना याद करके गए और कितने नंबर आए, उन दोनों के बीच का अनुपात। एक्चुअली में आपने प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट, जैसे आपने 6 नंबर का याद किया, यूनिट के लिए 6.5 नंबर का याद करके ले गए, 3 नंबर आए, तो फिर कैसे याद करोगे कि आपके 6 में से अगर 3 नंबर आए तो प्रति इकाई आपने 1/2 ही तो याद किया है बस। यानी कि 1/2 ही आप उकेर पाए, यानी कि आपके आधे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि प्रति इकाई समय में केवल आपकी क्षमता आधी होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? उत्सर्जित क्षमता कहलाती है। यानी कि मैंने कहा कि कोई प्रति इकाई समय में जितना क्या करता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है, वो किसके समानुपाती होगा? T की घात 4 के परम ताप के चौथी घात के समानुपाती। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक नया नियतांक दिया गया जिसे सिग्मा कहा गया। जहां सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 5.669 into 10 to the power -5 अर्ग पर सेकंड। अर्ग पर सेकंड आ गया। स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम में कोई दिक्कत है क्या? स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम में कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में? याद हो गया यहीं की यहीं? बताओ हाँ या ना। अरे जवाब दिया करो, 36 बार का है, जवाब दिया करो। मेरी आवाज आ रही है?
आ गया, मतलब याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, साथ की साथ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ो इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ना। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। अगला अगला नियम जो है, एक किरचॉफ का पढ़ लिया, एक स्टीफन बोल्ट्जमान का पढ़ लिया, और अगला जो है वो है आपका वीन का नियम। क्या है? वीन का नियम। बस इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा देखो कैसे ये लिख रहा है अभी सामने, इसको समझना। जैसे ये मेरा कृष्णिका विकिरण है, इसको मैंने यहां से टेम्परेचर देना प्रारंभ किया। जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर प्रारंभ किया देना, तो ये इस तरीके से टेम्परेचर तरंगों, मैंने पहले भी कहा था कि तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है उत्सर्जन के, कहा था ना मैंने, तरंगों के रूप में। कल बात करी थी परिभाषाओं में स्टार्टिंग में कि अगर मैंने कहा है कि ऊष्मा अगर ऊर्जा के रूप में निकलती है तो उस प्रक्रम को विकिरण कहते हैं, और ये विकिरण जो होती है वो तरंगों के रूप में पदार्थ से उत्सर्जित होती है। तरंग ये है, ये स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना इसमें से कहीं ना कहीं ऐसे है तरंग, देखो ऐसे, ये देखना, ये यानी कि कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम प्राप्त होगा, ये मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जिसे लैम्डा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा एम। तो वीन ने कहा कि किसी जो पदार्थ या कोई कृष्णिका विकिरण होगी, या मैं ये कहूं कि कोई अधिकतम ऊर्जा वाला विकिरण होगा, उसकी तरंग दैर्घ्य एम फॉर मैक्सिमम, उसकी तरंग दैर्घ्य परम ताप के क्या होती है? परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं ये कहूं कि समानुपाती चिन्ह को हटाया जाए, तो यहाँ पे मैंने एक नियतांक कह दिया, इस बी को वीन का स्थिरांक कहते हैं, वीन स्थिरांक। क्या कहते हो? वीन स्थिरांक कहते हो, जहां बी बराबर होता है, बी की वैल्यू होती है 2.93 इंटू 10⁻³ 2.93 इंटू 10⁻³ बी एक स्थिरांक है, लैम्डा एक मैक्सिमम है, यानी कि तरंग दैर्घ्य मीटर पर केल्विन। आपको निकालने आते हैं क्या? आपको निकालने आते हैं क्या? जैसे नियतांक की इकाई, कोई किसी चीज की इकाई निकालनी है, आती है क्या निकालनी? देखो कैसे निकालेंगे, देखना, यहां से क्या आया? लैम्डा एम बराबर क्या आया? बी अपॉन टी आया ना। यहां से बी का मान निकालना, बी का मान क्या आया? लैम्डा एम इंटू टी आया कि नहीं आया? ये तरंग दैर्घ्य है, ये टी है। अगर मैं बी के नियतांक यानी कि इकाई की बात करूं, बी की इकाई की, यूनिट की, तो यूनिट देखना, तरंग दैर्घ्य मीटर में होती है या सेंटीमीटर में होती है? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या हो गई? मीटर, और टेम्परेचर की इकाई क्या हो गई? केल्विन, और ये इनटू में है तो मीटर इंटू केल्विन। क्या होगी इसकी इकाई? मीटर इंटू केल्विन। बीम का नियम। और एक लास्ट बचा है रैले तथा जीन्स का नियम। रैले तथा जीन्स का नियम, रैले तथा जीन्स का नियम, ये कुछ नहीं कहते, इन्होंने कहा है रैले तथा जीन्स ने कि ऐसे नॉर्मल ई लैम्डा, यानी कि अगर मैं ये कहूं रैले तथा जीन्स का नियम, रैले तथा जीन्स ने ई लैम्डा व लैम्डा दोनों में अंतर समझ रहे हो? ये तो तरंग दैर्घ्य है, ये किसी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता की तरंग दैर्घ्य है ई लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ज्ञात किया, वो रिलेशन ये था आपका ई लैम्डा डी लैम्डा। ये याद कर लेना, बस ये याद करना पड़ेगा, ये मुझे भी याद नहीं रहता है। ई लैम्डा डी लैम्डा 8π/kT लैम्डा की पावर -4 dt, -4d लैम्डा, -4d लैम्डा, -4d लैम्डा। यहां से देखो डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल होगा कि नहीं? डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल होगा कि नहीं बताओ? तो इसे कैसे लिख सकते हो?
ये देखना ई लैम्डा बराबर 8 पाई के टी, और लैम्डा की पावर 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। 8 पाई के ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा की पावर 4। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकला, ई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जन क्षमता की तरंग दैर्घ्य के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अभी अभी रुको, पता चलेगा, सब चीज आएगी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है अभी निकालना सीखेंगे सब चीज। बोल्ट्जमान, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट आप पूछ रहे हो मुझसे, बहुत दुख की बात है। आपको मैंने जब वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी बात नहीं की थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही थी, जहां पे 2 पाई के टी अपॉन लैम्डा करके कुछ वैल्यू आया करती थी, जिसे के कहते थे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये एक बोल्ट्जमान नियतांक है। क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। और इस तरीके से आपका इस नियमों का अंत होता है। तो अब ये मेरी तो आज ही आए हो, कल आए हो, ये मुझे कैसे पता होगा भाई, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है क्या। चलो अब लिखो अगला नियम। अब यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं प्लांक का विकिरण नियम या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत सभी इंपॉर्टेंट है और पेपर में सब आने लायक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप कह सको कि हाँ पेपर में नहीं आएगा। ध्यान रखना, सब चीज इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने लायक रहेगी। तो देखना, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कोई थोड़ा बहुत मुझे बता सकता है कि नियम कभी चर्चाओं में सुना है? तो ये नियम कभी चर्चाओं में, कभी किसी ने बात की हो, कभी पढ़ा हो, कभी भी जिंदगी में कभी बात करी हो, या कुछ भी? हाँ, और इसे इसे बहुत बेशर्मी की बात है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि फोटो केमिस्ट्री में ये पढ़ा और है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, बताओ क्या होता है। यस मैम तो बोला। ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के अलावा भी है ये, बीएससी के अंदर भी पढ़ते हैं इसे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और अभी पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो। बहुत फेमस और है, बहुत ज्यादा फेमस है मैक्स प्लांक का सिद्धांत। 1900 में दिया गया था, 1900 में, 1900 ईस्वी में दिया गया इस नियम को। बताओ। हाँ, क्वांटम के सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एक्चुअली क्वांटास के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांक ने पता है क्या कहा? प्लांक ने कहा कि जैसे कोई ये पदार्थ है, नियम को समझने की कोशिश करना, ये पदार्थ है, इसको हीट देना आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा हीट को, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो यहां से ये उत्सर्जित करेगा, ध्यान से समझना क्या है। मैंने क्या बोला, मैं दो ही चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, एक तो अवशोषण के बारे में और एक उत्सर्जन के बारे में। अवशोषण, हमें अवशोषण से पता नहीं चलता चीजों के बारे में, हमें पता चलता है कि उत्सर्जित कितनी एनर्जी एक्टिव हो रही है। तो देखना, मैंने जब कहा कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको एमिट कर रहा है, तो एमिट यानी उत्सर्जित कर रहा है, तो समझना प्लांक ने कहा कि ये जो उत्सर्जन है ये ऊर्जा का लगातार नहीं होता, कॉन्टिन्यूअसली बिल्कुल नहीं है,
ये क्या है, ये लगातार ना होकर बंडलों के या विविक्त रूप में होता है। विविक्त का मतलब है पार्ट, पार्ट बनाकर, छोटे 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 छोटे। जैसे कैसे, ये क्या है कि ये विविक्त रूप में होता है, यानी कि ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। और इन बंडलों में, प्रत्येक बंडल में एक निश्चित ऊर्जा पाई जाती है, निश्चित ऊर्जा पाई जाती है। उस एक बंडल को कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन में जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है, जहां एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, न्यू क्या है, आवृत्ति। क्या है, विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन। मतलब कहने का मतलब, देखो मेरी समझने की कोशिश करना, जैसे मेरे कहने की कोशिश करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी को मतलब किसी पदार्थ को हीट देना स्टार्ट किया, जैसे हीट देना आपने स्टार्ट किया तो हीट देने के बाद में वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब जितना करेगा उत्सर्जित भी करना है उसे। तो वो जो ये उत्सर्जन होगा, यहाँ पे आपको इन लाइनों से लग रहा होगा कि ये लगातार है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा ना होकर ये बंडलों के रूप में मिलता है, यानी कि एक बंडल फिर थोड़ा रुकेगा, फिर दूसरा बंडल फिर एक रुकेगा, तीसरा बंडल फिर रुकेगा। तो यानी कि ऐसे है कि एनर्जी की कुछ वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, एनर्जी की कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी कि एक बार एच न्यू के इक्वल एनर्जी निकल गई, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से देखो, ये मेरा पदार्थ है, मैंने इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, इसको एनर्जी दी, देखना आपकी तरफ दिखाई देगा, मैंने इसको एनर्जी दी, देती गई देती गई, इसका एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन लगातार नहीं होता, ऐसे होता है, ये निकल गई बाहर, ये चौक, ये दूसरी निकल गई बाहर, ये जो ऐसे करके बहुत सारे बंडल, यानी कि लगातार नहीं हो रही है, बंडलों के रूप में हो रही है। और एक इस बंडल में एक निश्चित एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, एच न्यू के बराबर है। एक निश्चित एनर्जी है, एक निश्चित हीट है जो एच न्यू के बराबर है, जहां एच, इसको फोटोन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इस ऊर्जा के बंडलों को क्वांटास के नाम से भी जाना जाता है। एक बार रिजॉइन कर लीजिए,